गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेटर। ठीक है, आज हमें कोऑर्डिनेटर में पढ़ना है व्रत। तो व्रत होता क्या है? तो व्रत, जैसे हम व्रत की आकृति बनाते हैं यानी डायग्राम बनाते हैं, ऐसा होता है और यहाँ से खींचा जाता है। इसकी परिभाषा होती है कि किसी समतल, तो देखो ये समतल है ना, समतल होता है समांतल, क्यूबड़ खाबड़ है, समतल है ना, तो समतल पर रख के, मतलब समतल पर बनी आकृति होती है ये व्रत, इसको व्रत ही कहेंगे। व्रत के केंद्र से परिधि, ये परिधि कहलाती है। ये क्या है? ये केंद्र है, ये परिधि है। परि मतलब चारों ओर वाली, ठीक है, और ये केंद्र हो गया। और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ये याद रखना, ठीक है। देखो, ये होती है परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या, और ये होता है केंद्र। इतना समझ में आया? केंद्र के अलावा अगर ये यहाँ हम लाइन खींचते हैं, केंद्र से होकर बस ना जाए, तो ये कहलाती है जीवा। नाम बता रहे हैं, अभी इसकी परिभाषा भी बताएंगे, सबकी टेंशन नहीं लेना। ये कहलाती है जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। जीवा का चाहे जहां से हो सकती, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। केवल केंद्र से होकर ना जाए। अगर हम केंद्र, ये है ना केंद्र, अगर हम केंद्र से होकर कोई लाइन खींच देते हैं, इसको डबल कर दिया थोड़ी, हाँ, केंद्र से होकर अगर जाती है तो फिर ये कहलाती है व्यास। और व्यास का फॉर्मूला, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास बटे 2 होता है ना। व्यास बटे 2 मतलब व्यास का आधा, और व्यास का आधा कितना होता है? इतना होता है ना। तो ये कौन होती है? त्रिज्या। यही पढ़ा होगा अगर तुमने कि व्यास अगर निकालना हो तो त्रिज्या गुणे 2 कर देते हैं, 2 गुणे त्रिज्या कर देते हैं। या त्रिज्या निकाल ली हो तो व्यास को कहते हैं डी बटे 2 कर देते हैं, इसको डी कहते हैं, ठीक है, डायमीटर। तो अगर कोई, ये जो रेखा दिख रही है ना, रेखा मतलब लाइन, अगर केंद्र से होकर नहीं जाती है और परिधि एक छोर से दूसरे छोर तक जाए, तो ये परिधि में जो होगा ये कौन कहलाएगा? जीवा। और अगर केंद्र से होकर जाए तो व्यास, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, पहली चीज तो ये हो गई। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, परिधि ये जो चारों ओर होती है, और केंद्र जो बीच में होता है। इतनी चीजें आई समझ में। एक व्रत में अनगिनत जीवाएं हो सकती हैं, हमने बताया नहीं, चाहे जो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, चाहे जैसी खींच दो वो जीवा है, बस केंद्र से होकर न जाए। समझ गए? ठीक है, तो पहले पढ़ना है व्रत। ये व्रत क्या होता है? व्रत क्या होता है? तो व्रत क्या है? तो किसी समतल जगह पर, मतलब समतल जगह को कह दो पृष्ठ, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु
तो समतल पृष्ठ पर स्थित कोई भी बिंदु हो सकता है, बिंदु से पृष्ठ पर समस्त, मतलब अनेक, अनेक लिख दो, अनेक, अनेक लिख सकते हैं, पृष्ठ पर अनेक बिंदुओं, अनेक बिंदुओं से बनी आकृति, बनी आकृति। और लिख दो निश्चित दूरी, ऐसा नहीं कि पूरे बोर्ड में है तो पूरे बोर्ड में मना चलो, निश्चित दूरी पर पृष्ठ पर अनेक बिंदु से बनी आकृति कौन कहलाती है? वृत्त। अब वृत्त का केंद्र कौन कहलाता है? केंद्र को क्या कहेंगे? सेंटर, सेंटर। सेंटर कैसे कहेंगे? जैसे इस आकृति में है, इसमें जो ये केंद्र है इसको नाम दे दो O, ठीक है। तो जिस बिंदु से, जिस बिंदु से वृत्त जिस बिंदु से वृत्त का निर्माण होता है, ऐसे लिख लो सरल भाषा में, निर्माण। देखो परिभाषा नहीं आनी है वहाँ, होता है बस। किससे निर्माण हुआ? इस बिंदु से हुआ ना, ठीक है। और ये होगा केंद्र। त्रिज्या क्या कहलाएगी? त्रिज्या, त्रिज्या को क्या कहते हैं? अरे आर तो कहते हैं, डायमीटर, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेडियस। हमें नाम नहीं याद आ रहा था। रेडियस क्या होती है त्रिज्या? तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब व्यास क्या कहलाता है? व्यास यानी डायमीटर। डायमीटर क्या कहलाता है? जीवा, वह जीवा, देखो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे क्या कहेंगे? व्यास। और अब वो यह जीवा क्या कहलाती है? जीवा, जीवा को कहते हैं कोड, CHORD, CHORD, कोड। जीवा क्या कहलाती है? देखो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन कहलाएगा? जीवा, ठीक है। लेकिन जो देखो जीवा ये भी कहलाती है व्यास, लेकिन व्यास वही कहलाएगी जो केंद्र से होकर जाए, बाकी तो सब जीवा बस है। जीवाओं में एक मतलब स्पेशल है, कौन सा? जो केंद्र से होकर जाए उसे क्या कहेंगे? व्यास। इतनी चीजें आई समझ में। वृत्त कैसा होता है ये भी पता है, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है ये भी पता है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, इतनी चीजें
पढ़ लें, ठीक है। और वो अभी हमने बताया था कि अगर व्यास निकालना हो तो 2 गुणे त्रिज्या कर दो, या त्रिज्या निकालनी है तो व्यास बटे 2 कर दो। इतना तो पता है, ठीक है। अब जैसे व्यास जो होता है, चलो मिटाते हैं इसको। वो जो व्यास होता है, जैसे हमने ये बनाया सर्कल, ये हो गया उसका केंद्र। अब हमने यहाँ एक जीवा खींची जो केंद्र से होकर जाती है, वो व्यास कहलाएगी। अब ये जो व्यास है तो ये सेंटर में स्थित है, मतलब ये सेंटर बिंदु से होकर जाती है। तो ये ऐसा नहीं कर रहा कि ये व्यास किसी वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, बराबर बराबर। देखो जीवा नहीं बांटेगी, जीवा सेंटर से नीचे हो जाएगी या ऊपर हो जाएगी, तो ये छोटा हो जाएगा अभी हिस्सा, ये बड़ा हो जाएगा। तो जो ये व्यास होती है वो किसी वृत्त को बराबर बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इतना याद रखना। सो इतनी थ्योरी नहीं लिखनी है, समझते बस जाना कि व्यास क्या काम करता है। व्यास किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, ओके। अब ये चाप क्या कहलाता है? अब जैसे ये जो हमने कह दिया कि 4 सेंटीमीटर का चाप लो, और चाप से ही तो हम वृत्त बनाते हैं ना, चाप समझ गए, बस ऐसी चीजें ध्यान रखना बस। अब जैसे वृत्तखंड क्या कहलाता है? जैसे ये हमने वृत्त बनाया, वृत्त जैसे रेखा होता है ना, रेखा खंड, ऐसे ही वृत्त का कोई भी खंड, तो ये क्या कहलाती है? लाइन, जीवा कहलाती है ना। तो वृत्तखंड कैसे पता चलेगा? जब हम जीवा खींचेंगे तो जीवा ये वाला वृत्तखंड कहलाएगा, वृत्त का खंड, समझ गए। बस इतना दिमाग में रखो कि कौन क्या कहलाता है, बस। अगर हमने ये बनाया तो ये वृत्तखंड कहलाएगा। ये क्या कर रहा है? ये 1/2 भागों में बांट रहा है, ठीक है। वृत्तखंड किसी चाप और इसकी संगत जीवा के मध्य का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। देखो ये जो होगा ये चापाई कहलाता है, चापाई से तो बना ना। तो चाप और संगत जीवा, ये होती है जीवा, ये होती है जीवा। चाप और संगत जीवा मतलब चाप ये, जीवा ये, इसके स्थित जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्र होगा, उसे क्या कहेंगे? वृत्तखंड, समझ गए। छेदक रेखा वह रेखा जिसके केवल 2 भिन्न बिंदु वृत्त पर स्थित हों, वह रेखा जिसके केवल 2 बिंदु वृत्त पर स्थित हो, वो छेदक रेखा कहलाती है। जैसे एक कोई गोल चीज ले लो, उसमें कोई सुई चुभा दो, तो क्या होगा? यहाँ से घुसेगा, यहाँ से घुसेगा। जैसे हमने ये ले ली, एक गोल चीज ले ली, हमने यहाँ से क्या किया? यहाँ से हमारा घुस गया, यहाँ से घुस गया। अब कहाँ से निकला? यहाँ से निकल आया। मतलब क्या किया हमने? हाँ देखो, यहाँ से हमने गोल चीज ली, यहाँ से डाल दी, उस साइड से निकल आई। ये कौन होगी? मतलब छेदक होगी। बस ये छेदक रेखा है, ठीक है। बस इतना याद रखना। मतलब ये बाहर नहीं होती है, हम एक बता रहे हैं कि छेद, किसी भी चीज में छेद करते तो कैसी रहेगी, ठीक है, ये ध्यान करना। परिधि तो बता ही दिया। हाँ कुछ चीजें जैसे लिख लो, जैसे हमने कहा वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr, जहाँ पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ये हमेशा ये वैल्यू यूज करते हैं,
ये वाला बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। और ये निश्चित वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स मान है, मतलब लगभग मान है। आर कहलाती है इसमें त्रिज्या, और टू तो पता ही है, टू तो टू है। और वृत्त की परिधि, मतलब हमें वृत्त की परिधि अगर निकालना है तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हम कह दें यह कोई एक वृत्ताकार खेत है, हमने कहा इस खेत में तारबारी करनी है। तारबारी समझते हो ना, तारबारी करनी है तो कितना तार लगेगा, तो इस फॉर्मूले से निकल आएगा, ठीक है। जैसे हमने बता दिया कि इस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या इतनी है, मान लो 4 है, 4 है ये, ठीक है। तो हमें इसकी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना तार लग जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 है 22/7 है, और 2 पाई आर होता है ना, तो ये आर कितना है 4 है, तो कटेगा तो ये नहीं, कोई सरल चीज ले लेते जो कट जाए है, 7 ले लेते, त्रिज्या ले ले 7, कट जाए जो है। आर कितनी हो गई 7 हो गई, 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88, 88 मीटर, मीटर में हो तो मीटर, तो 88 सॉरी 22 दूनी 44, दिमाग है 44 मीटर, समझ गए। तो तारबारी ऐसे निकालते हैं। जैसे उसने कहा कि तारबारी 2 बार लपेटनी है, 3 बार, तार एक तो खिंचता नहीं है, तो अगर उसने कहा कि 3 चक्कर लगाने हैं या 4, तो उतने का गुणा कर देना है, समझ गए, ठीक है। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे वहां क्या था, आर थी 7, तो पाई है 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 से 7 काट दो, 22 सत्ते 154। और हमेशा याद रखना कि क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो वर्ग लिखते हैं, वर्ग इकाई, जो भी तुम्हारी इकाई हो, ठीक है। वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अगर वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, जैसे वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी तो मैं या फिर ये दिया जाएगा या फिर ये दिया जाएगा, दोनों सूत्र में आर आर होता है, तो निकाल सकते हो, ठीक है। और बस, ठीक है, मतलब तुम्हें चाप समझ में आ गया। चाप क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, और व्यास क्या होता है। त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, जब व्यास दिया हो, व्यास जब दिया हो तो त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। इतनी चीजें आई समझ में, बस समझते जाना, कोई कठिन चीजें नहीं आएंगी। ये सब चीजें तो कम वो करते हैं। हाँ, जैसे हम कहें इस वृत्त से होकर कोई स्पर्श रेखा जाती है, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना, तो मतलब स्पर्श रेखा, छूते हुई रेखा, तो ये वाली कौन सी रेखा होगी, स्पर्श रेखा। ये सब लिख लेना है, जैसे हमने डायग्राम में बता दिया, स्पर्श रेखा, ठीक है। छेदक रेखा भी बता दी, स्पर्श रेखा भी बता दी, और संकेंद्र। अब संकेंद्र क्या होगा, यदि एक समतल में स्थित 2 या 2 से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो तब ये वृत्त संकेंद्र वृत्त कहलाते हैं। देखो, जैसे एक वृत्त हमने ये खींचा है, एक वृत्त हमने ये खींच दिया, दोनों एक ही केंद्र है, तो संकेंद्र, समझ गए, ये होगा संकेंद्र। संकेंद्र के परिधि अरिधि तो है ही है, सरकमफ्रेंस, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि को इंग्लिश में, इंग्लिश के नाम सीख लेना। और स्पर्श रेखा को कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। अब कुछ परिमाप, चलो ठीक है, चतुर्भुज पढ़ते हैं अब, ठीक है।
या फिर सवाल में आते हैं, सवाल से ज़्यादा समझ में आएगा। क्या होता है जैसे थ्योरी थ्योरी पढ़ लेना तो थ्योरी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, ठीक है। अब सवाल में आते एक आध। देखो एक सवाल है, किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो देखो पहले उसने कहा किसी वृत्त के केंद्र से, सवाल थ्योरी वाले सवाल है ना, मतलब लैंग्वेज वाले, तो इनको पहले समझा जाता। उसने कहा किसी वृत्त के केंद्र, तो पहले एक वृत्त बना लो, बना लिया। किसी वृत्त के केंद्र से, तो केंद्र ये हो गया, ठीक है। वृत्त की जीवा, अब जीवा कहीं भी हो सकती है ना, तो हमने जीवा ये ले ली जीवा। वृत्त की जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो लंब कौन होता है, ये कितनी है, ये 3 है, ध्यान देना 3 सेंटीमीटर। तथा वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी नहीं होती है। देखो यहाँ भी खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो, लेकिन जहाँ हमारा काम है वहाँ खींचते हैं ना। तो ये कितनी है, 5 है, ठीक है। तो वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो समझते हैं। देखो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो यहाँ तो बनता है तुम्हारा 90 डिग्री, जब भी लंब बनता है हमने बताया था ना, तो 90 डिग्री बनाता है ना 90 डिग्री, ठीक है। हमें जीवा की लंबाई चाहिए, क्या चाहिए, जीवा की लंबाई। अच्छा ये एक यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज होता है तो एक चीज काम करती है, कौन सी, पाइथागोरस। पाइथागोरस किस में काम करती है, समकोण में। तो हमें ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है। देखो अगर तुम्हें नोट्स बनाने हो, नंबर चाहिए हो, तब तो हम अच्छे से ABCD ये सब लिखवाएं, नहीं तो डायरेक्ट पता होना चाहिए 5 और 3 का जोड़ा किससे होता है, ट्रिपलेट में 4 होता है ना। और अगर ये 4 है, आधी 4 हुई ना, ये आधी 4 हुई, तो पूरी कितनी हो जाएगी, 4 + 4 मतलब 8। देखो 8 है आंसर, है ना। और बाकी थ्योरी करना हो थ्योरी करा दे, थ्योरी कर दे। देखो इसे नाम दे दो O, इसे दे दो A, इसे दे दो B, इसे दे दो C, ठीक है। अब देखो तुमने ये देखा कि क्या है, पाइथागोरस ट्रिक लग जानी है, मतलब लग जाना है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, होता है ना। कर्ण क्या है यहाँ, कर्ण ये वाला होगा जो तिरछा होगा, यानी OA का वर्ग, अब अच्छे से लिखो, लंब का वर्ग OC का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब AC का वर्ग, ऐसा ही है ना, ठीक है। OA तुम्हारा 5 है, OC तुम्हारा 3 है, और AC निकालना है ना, ठीक है। 5 का 25 और 3 × का 9 उसी साइड पहुंचा दो, डायरेक्ट AC का वर्ग निकलेगा। ये आएगा तुम्हारा 16, तो AC बराबर आ जाएगा √16 बराबर 4, और सेंटीमीटर में था ना, तो 4 सेंटीमीटर। अभी ये क्या निकला, AC ये वाला, और ये 4 है। तो हम जानते हैं लिख लो, नहीं तो चूंकि ऐसे लिख लो, चूंकि OC AB पर लंब है जो AB को 2 बराबर भागों में बांटती है, तब AC बराबर 4 और यही 4 किसके बराबर होगा, BC के होगा। तब अतः AB बराबर क्या हो जाएगा, AC
प्लस बी सी बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। लो थ्योरी, इसके मिलने 5 नंबर अगर पेपर में आए। ठीक है, बाकी देखो इसी में हल हो गया। 5 है, ये 3 है और जोड़ा होता है 4, और नहीं है तो देखो पचम पच, देखो ये कर्ण है ना, करने के लिए हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा घटाने के लिए, इतना तो दिमाग में है। तो 5 25 में से 9 जाएंगे तो 16, और 16 किसका रूट होता है? 4 का वर्ग होता है। 4 ये तो 4 ये हो गया 8। बस हमें जीवा निकालनी थी, सॉल्व हो गया ना। अब अगले में आते हैं, आ गया ना समझ में? हाँ वीडियो में देखिएगा आज एक्सपेरिमेंट। उठाओ। हाँ तो अगला सवाल है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। जब भी वो कहे चक्रीय चतुर्भुज, कल पढ़ाया था चक्रीय चतुर्भुज, यानी चक्र में चतुर्भुज, यानी इसकी बात हो रही है। अभी वो इसकी बात हो रही है। और चक्रीय चतुर्भुज कैसा? देखो जिसमें ए बी समांतर है सी डी के, ए बी है समांतर सी डी के। दूसरी चीज, और ए बी व्यास है, तो जो ये ए बी है वो क्या है? व्यास है, ए बी व्यास है। ठीक है, और यदि कोण बी ए सी बराबर 25 अंश है, तो कोण ए डी सी और कोण डी ए सी ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ ये अभी देखो, उसने कहा ए बी समांतर सी डी, कौन सा? ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे भाई। ठीक है, ये थोड़ा देखो, नहीं जो कहे वही करना है, पता होना चाहिए कहाँ से क्या आया। देखो चक्रीय चतुर्भुज की बात हो रही है। ठीक है, कहीं भी बना लो। देखो हमेशा याद रखना, उसने कहा क्या? ए बी समांतर सी डी। ए बी का है, ए बी क्या है? दिया गया है। देखो ये है ए बी, ये होगा सी डी, ये दोनों समांतर हैं। उसने कह दिया ना, समांतर मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। देखो एक ही दिशा में। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये दोनों समांतर होते हैं? ये दोनों बस होते हैं, हम होते हैं ना। हाँ, चक्रीय चतुर्भुज में ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, अब उसने कहा ए बी व्यास है, तो ए बी क्या है? व्यास, तो ये व्यास वाला हिस्सा यहाँ आना चाहिए था। अब यही तो पढ़ा नहीं। मान लो ये व्यास है तो केंद्र से ऊपर जाएगा ना, केंद्र से ऊपर जाएगा। अब ये थोड़ा हमने नहीं ध्यान दिया, तो एक काम करो, अगर तुम्हें व्यास मानना है तो अब वो कह रहा है, बाकी देखो उससे मतलब नहीं है। लो ये ए बी क्या हो गया? व्यास हो गया। ए बी और सी डी समांतर हो गए। ठीक है, कोण बी ए सी, तो बी ए है
ए ये है, सी ये है, मतलब ये वाला कोण दिया गया है कितना 25 अंश है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ए डी सी, ए डी और सी, यानी ये वाला कोण चाहिए, और डी ए सी ये वाला कोण चाहिए, चाहिए ना। अब देखते हैं, हाँ क्या ये अर्धवृत्त नहीं है। देखो एक बात बताओ, जब केंद्र से होकर जाएगा तो क्या ये व्यास है ना, तो केंद्र से होकर जाएगा, और केंद्र से होकर जाएगा तो क्या ये बराबर बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो एक पॉइंट होता है, ये पॉइंट नोट कर लेना, जैसे अभी हमने नहीं लिखवाए, अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त पर बना कोण, बना कोण समकोण। मतलब देखो यहां से कोण बनाएंगे, देखो यहां से यहां बन रहा है ना कोण, यहां से देखो, यहां से यहां बन रहा है क्या, नहीं, यहां से जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा है ना। यहां से गई एक रेखा यहां से गई, तो कोण कहां बनेगा, यहां, तो ये कौन होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये कौन होगा, ये समकोण होगा। इतना आया समझ में। और जब ये समकोण है, देखो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण, मतलब ये पता चल गया ये 90 है, पता चल गया। अच्छा एक बात बता, हाँ ठीक है 90 हो गई, क्या इसका मान निकाल सकते हैं, जैसे ये त्रिभुज बन गया तो 9 और 2 11, 115 ये हो गए, बाकी बचे कितने, 65 नहीं बचे, 180 होते ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, दिमाग लगा दो यार। 65 मिल गया, 9 2 11, हाँ सही है ना जोड़ हमारा, हाँ 65 ये हो गया। अच्छा कुछ और पता है तुमको, अच्छा ये पता है क्या इन दोनों का योग 180 होता है क्या, ऐसा पढ़ा है, कॉपी पलटाओ, कॉपी पलटाने की जरूरत हो गई। ये वाला निकालो, कौन सा, ये कौन सा है चक्रीय चतुर्भुज में, देखो उसमें अरे कल पढ़ाया था चक्रीय चतुर्भुज, अरे तो देखो तुम्हें ये पता है, सीधी सीधी बात होती है, इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। चलो हम ये दूसरी चीज भी लिखे दे रहे हैं। देखो पहली चीज क्या हुई, कोण भी निकाला हमने, कैसे निकाला, कोण भी निकाला, तो तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो 90 प्लस 25 ये दोनों घटे किस में, 180 में नहीं घटे, तो कितना निकला 65 निकल आया। ये कोण बी की बात हुई। अब कोण डी निकालना है, तो कोण डी कैसे निकाला, 180 में 65 गए तो 115 निकला। ठीक है, तो हमें एक कोण डी निकालना था ना, ये वाला, यानी कोण ए डी सी निकाल लिया हमने। इसी को क्या कहेंगे, कोण ए डी सी भी कहेंगे, कहेंगे ना। ठीक है, और कोण डी ए सी, ए कहाँ है, अच्छा ये देखो ये पूरा। अच्छा कुछ और निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ये ए, सोचा करो कि कैसे निकालेंगे ये वैल्यू, सोचा करो कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये जो फॉर्मूला लगाया है ना, ये देखो इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो 180 होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ दें तो 180 होना चाहिए, ध्यान देना। ओके, क्यों होना चाहिए, क्योंकि समांतर है, तो ध्यान देना। तो अगर हमें ये वाला कोण चाहिए, ये वाला, ठीक है, तो इस कोण को और इस कोण को अगर जोड़ दें और 180 में से घटा दें, ऐसा ही होता है ना। देखो कोण डी ए सी चाहिए, हमें चाहिए कोण डी ए सी बराबर 180 टोटल होना चाहिए, टोटल में से इसको घटा दो तो ये होगा तुम्हारे 115। और अभी देखो ये चाहिए ना हमें, ये कोण ए नहीं चाहिए, ये डी ए और सी चाहिए, ए पूरा ए थोड़ी चाहिए, हमें केवल इतना चाहिए, इतना चाहिए, आधा भी नहीं चाहिए, इतना चाहिए बस।
तो 180 में से ये 15 घटा दो, 115, और ये 25 घटा दो। तो देखो टोटल 180 होता है, ये 25 हटा दिए, ये 115 हटा दिए, तो बचेगा कौन? यही वाला बस बचेगा। तो इसलिए 115, 125, 135, 140, तो बचे कितने? 40 अंक। समझ गए? बस। समझ में आ गए ना? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, आगे के सवाल लगाना। ओके, थैंक यू।